मुझे उम्मीद है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के ओपिनियन लिए हैं। देखो, पेपर पहले के 5 साल पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर पूछे जाते थे और आज 2023 में जो पेपर पूछा जाता है, इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन सेट पैटर्न पे होते थे, बट आजकल क्वेश्चन पेपर का पूछने का तरीका अलग है। कई सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असर्शन रीजनिंग टाइप है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, और जो नॉर्मल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी है उसको पूछने का तरीका अलग है। लेकिन जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है उन बच्चों के लिए पेपर बहुत ईजी था। मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, मोस्टली स्टूडेंट ने कहा कि पेपर सर बहुत आसान था। बट जो बच्चे सिर्फ सेट पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था पेपर। ठीक है, तो मिली जुली ओपिनियन थी। इस पूरे वीडियो में मैं आपको इस पूरे पेपर का डिस्कशन करूंगा, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, पेपर ऑल ओवर द इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट सेट्स ऑफ पेपर बनाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है। पेपर कोड है, आप देख सकते हो यहाँ पे 6511, और ये सेट वन है। आप एक बार इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हो कि इंस्ट्रक्शन में क्या था। हमारे पास 5 डिफरेंट सेक्शन थे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। इन सब का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। जिन बच्चों को पूरा वीडियो नहीं देखना है, केवल आंसर की चाहिए, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे इस पूरे पेपर का आंसर की भी दिया हुआ है। तो आप अलग से आंसर की चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में देख लो। पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको एक एक करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। और यदि कोई क्वेश्चन आपको ट्विस्टेड लगा, मुश्किल लगा, तो आप देखो मैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या बता रहा हूँ आपको। मैं बेस्ट पॉसिबल आइडिया बताऊंगा इन सभी क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास था, ए स्क्वायर माइनस 3a+i इज इक्वल टू 0 एंड ए इनवर्स इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई ए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स में किए थे। यदि आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन से आपको ए इनवर्स की वैल्यू पता करनी है, यदि इस इक्वेशन से ए इनवर्स पता करना है तो आपको दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। दोनों तरफ हर एक टर्म को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये क्या बनता है, ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो ए मल्टीप्लाई ए एंड इट इज ए इनवर्स माइनस 3 ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स एंड प्लस आई मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ओ 0। ठीक है, आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जब भी एक मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है, इट विल बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स की जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को न्यूमेरिकली 1 कहा जाता है। ठीक है, तो प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ। सो फाइनली ए इनवर्स कैन बी रिटन एज 3i माइनस ए आई को मैं ए लिख सकता हूं। अब देखो, क्वेश्चन में दिखा हुआ था कि ए इनवर्स की जो वैल्यू है, पढ़िए क्वेश्चन को, वो एक्स ए प्लस वाई आई के इक्वल है। यहाँ पर यदि आप दोनों तरफ के कॉफिशिएंट को इक्वेट करें तो आई का कॉफिशिएंट देखो क्या है, 3 है, और इधर y है, और a का कॉफिशिएंट x इज इक्वल टू -1। तो फाइनली वी कैन से द आंसर इज x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। और हमसे पूछा गया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या होगा, -1 प्लस 3 इट बिकम्स 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, फटाफट तेजी से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, देखिए मैं यहाँ, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। सबसे पहली 4a इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो आप इसमें देख रहे हो इसका ऑर्डर 2/2 है, इसको आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। ठीक है, 4 स्क्वायर इज कॉल्ड 16 एंड डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की वैल्यू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए होती है। तो आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दी हुई है, पुट करिए एंड द फाइनल आंसर 8। वी कैन से द ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था ये दोनों। तीसरा क्वेश्चन मेरे पास है, देखो ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड है। इसमें लिखा हुआ है एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट है 64 है, और इसका प्रॉपर्टी हमें पता है कि दिस इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, जिसमें n ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं यहाँ पे ऑर्डर को 3 रखता हूँ तो डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 64। we can say determinant a is equal to square root of 64, it can be plus -8। क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, इसलिए -8 भी लिया जा सकता है। तो आवर आंसर इज व्हाट, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स बी पता करना है, जबकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2a प्लस बी एक नल मैट्रिक्स है।
नल मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो है। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3 4 5 2 एंड प्लस मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स वी कैन से 0 0 0 0। तो मैट्रिक्स बी क्या होगा? मैट्रिक्स बी को आप लिख सकते हो 0 0 0 0 एंड माइनस इट कैन बी 6 8 10 and 4. So finally the answer will be -6, -8, -10 and -4. This is the answer for question number 4. ऑप्शन नंबर आप देखिए कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें हमें एफ एक्स पूछा गया जबकि डेरिवेटिव दिया गया है। आपको पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का कन्वर्स होता है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे का कन्वर्स होता है। यदि मैं यहाँ पे इक्वेशन को लिखता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, और इसको मैं कहता हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या कहता हूँ मैं? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन लगाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। तो ये बन गया एफ एक्स। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एलिमिनेट हो गया और मुझे लॉग एक्स को इंटीग्रेट करना है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमने आपको बताया था कि इसको 1 से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हो। तो इट कैन बी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। तो फाइनली इट बिकम्स एक्स log x और माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x एंड प्लस सी। x log x माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5/6। ओके, तो मैं सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा। ये इसमें प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं, इनडेफिनिट के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता है सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो आप इसको tan x लिख सकते हो, tan x माइनस 5/6। सेकेंड फंक्शन के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है। यहाँ पे x माइनस 5/6 का डेरिवेटिव 1 है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पे लिमिट पुट करिए और ये बनता है पहले अपर लिमिट tan 5/6 माइनस 5/6 0 माइनस tan 0 माइनस 5/6 इज माइनस 5/6। तो ये बन गया 0 एंड प्लस tan 5/6 एंड tan 5/6 की वैल्यू कितनी है? 1/√3 है। So 1/√3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन में जब कभी ऑर्डर एंड डिग्री की बात करते हो तो सबसे पहले आपको हाईएस्ट ऑर्डर को देखना है। हाईएस्ट ऑर्डर ही उसका ऑर्डर होगा और हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर होगा वो उसका डिग्री होगा। तो मैं इस क्वेश्चन में देख सकता हूँ कि इसमें जो ऑर्डर है वो 2 है और इसका जो डिग्री है वो 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर d2y/ds² है जिसके ऊपर पावर 1 है। तो यदि मैं सम की बात करूं तो सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री इज कॉल्ड 2 + 1 = 3। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा वेक्टर का क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है हमारे दिमाग में स्ट्राइक होता है कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मान लूँ, मैं इस वेक्टर को ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लूँ तो मैं कह सकता हूँ सिंस दीज आर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। ओके, सो वी कैन से 2i प्लस pj प्लस k। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूरा सोल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आंसर से मतलब है। तो आप शॉर्टकट में सॉल्व करके सीधा आंसर तक पहुँच सकते हो। तो ये हो गया -8 -6p प्लस 26 इज इक्वल टू 0, 6p is equal to 18, then p is equal to 3। ठीक है, p is equal to 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर इन दिस, राइट? परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट का छोटा सा क्वेश्चन है। i क्रॉस j डॉट j एंड प्लस j क्रॉस i डॉट k। तो आप देख सकते हो i क्रॉस j क्या होता है? k। इट इज कॉल्ड k डॉट j एंड प्लस j क्रॉस i क्या होता है? माइनस k। तो माइनस k एंड डॉट k। तो k डॉट j क्या होगा? 0 एंड k डॉट k क्या होगा? 1, जबकि यहाँ पे माइनस साइन इसलिए -1 आ जाएगा। तो आंसर इज ऑप्शन डी -1, राइट? क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हमारे पास दो मैट्रिक्स है, सॉरी दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
जिसका सम आई कैप दिया गया है। यदि मुझे वेक्टर बी फाइंड करना है तो बी वेक्टर कैन बी रिटन एज आई कैप माइनस ए वेक्टर, और ए वेक्टर की वैल्यू दी गई है, इसको ब्रैकेट में पुट कर देता हूं मैं सीधा, और मैं बी वेक्टर की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। ब्रैकेट हटा दो, इट इज माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। और यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, इट कैन बी रूट 9 विच विल बिकम्स 3, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इन दिस, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो, जब जब भी कोई स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन होता है तो हमने कहा था कि कार्टेशियन फॉर्म को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। आफ्टर गेटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म वी कैन गेट द डायरेक्शन रेशियो, डिनोमिनेटर विल बी द डायरेक्शन रेशियो। नाउ इन दिस क्वेश्चन आप पढ़िए क्वेश्चन को, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/-3। मैंने क्या किया, 1 माइनस वाई में से माइनस कॉमन लिया तो y माइनस 1 हो गया, और जो माइनस कॉमन लिया था वो डिनोमिनेटर में आ गया, और इधर आप 2 कॉमन लो तो z माइनस 1/2, 2 कॉमन लिया और वो 2 डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब 2 माइनस 3 6 इसका डायरेक्शन रेशियो है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, फिर डायरेक्शन रेशियो पता करो। सो डायरेक्शन रेशियो आर 2 माइनस 3 एंड 6, पर फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूंगा। इसका मैग्नीट्यूड को रफ में पता करो, इट इज 4 प्लस 9 प्लस 36, क्या हुआ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इट इज रूट 49 इज कॉल्ड 7। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड 2/7 minus 3/7 and 6/7, 2/7 minus 3/7 and 6/7, option D is the correct answer in this, right। क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन बहुत छोटा सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें कि आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला यूज करोगे। हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। पहले इस फॉर्मूले से आप ए इंटरसेक्शन बी पता कर लीजिए। तो यदि 0.3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय 0.8, after cross multiplying probability of A intersection B is equal to 0.24, ठीक है। now we have to find the probability of B by A। so probability of B by A का फॉर्मूला क्या होगा, it is probability of A intersection B divided by probability of A। इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, it is 0.24 divided by 0.4, it can be 0.6, ठीक है। तो आवर फाइनल आंसर है 0.6, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, 0.06 भी हो सकता था यदि हम जल्दीबाजी करते, कैलकुलेशन मिस्टेक करते, बट आंसर 0.6 है। आप कैंसिल करके देखो, डेसिमल हटाओगे, ये 24/40 आता है। यदि आप कैंसिल करोगे इसको 4 से तो 6 डिवाइडेड बाई 10 इट इज 0.6, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें, राइट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी, देखो कंटिन्यूटी को बहुत डिटेल में आप LHL RHL करना जरूरी नहीं है। यदि कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हो, शॉर्टकट में इसका LHL सीधा आप फाइंड कर सकते थे, kx² मतलब k2², तो ये 4k हो जाता, और इसका RHL को आप सीधा फाइंड करते, जो x ग्रेटर देन 2 के लिए है 3 × 2 + 5। जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको करें। तो 6 + 5 11 हो गया। LHL RHL इक्वल होना चाहिए क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो k इक्वल टू क्या हो गया 11/4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मल्टीपल चॉइस को फटाफट आंसर तक पहुंचना है, बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 हमारे पास छोटा सा मैट्रिक्स का क्वेश्चन, आप देखिए 3i and plus 4a multiply 3i minus 4a is equal to x² i, ठीक है। अब 3i plus 4a multiply 3i minus 4a, ये एक आइडेंटिटी है जिसको 9i² minus 16a² लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू x² i है, ठीक है। i² को i लिखा जा सकता है, तो इट कैन बी 9i minus 16a² इज इक्वल टू x² i। अब यहाँ पर i तो हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, बट a² नहीं पता, तो वी हैव टू फाइंड a²। यहाँ पे आपको a² पता करना पड़ेगा, एंड a² इज कॉल्ड a मल्टीप्लाई। तो पहले मैं a² पता कर लेता हूँ, 0 1 -1 0 मल्टीप्लाई 0 1 -1 0। पहले मैं a² कर लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम 0 एंड -1 एंड फिर 0 एंड 0, ये 0 आ गया, इट इज 0 + 0 0 आ गया, इट इज -1 + 0 -1 आ गया।
ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 9i एंड माइनस एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू 16a² फाइन। तो 9 - x² मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो कैसा होता है, 1 0 0 1। तो ये 9 - x² हो गया। और 16a² का मतलब क्या हो गया, -16 0 0 -16। तो यदि मैं दोनों तरफ इक्वेट करता हूँ तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनता है 9 - x² इक्वल टू -16। सो वी कैन से x² इज इक्वल टू, आप देख सकते हो 9 + 16 25, देन x इज इक्वल टू ±5। तो फाइनली वी कैन से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, +-5, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जनरल सोल्यूशन पता करना है। आप देखिए x dy -1 + x² dx इज इक्वल टू dx। हमने कहा था जब भी आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन को करते हो सबसे पहले dy/dx पता करो। तो मैं इसमें 1 + x² dx ले रहा हूँ। इसको dx के सारे टर्म को राइट साइड में ले गए, 1 + 1 + x², देन dy/dx कैन बी रिटन एज 2 + x² डिवाइडेड बाय x। ठीक है, यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या बनेगा, dy इज इक्वल टू 2 + x² dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करो, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का छोटा सा क्वेश्चन है ये, 2/x dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अलग अलग हमने सेपरेट कर दिया। तो इट इज y इज इक्वल टू 2 log x एंड प्लस x² 2 + c। अब देखो इस कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, y इज इक्वल टू 2 log x प्लस x² 2 + c। ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस, राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन का क्वेश्चन है। ये इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल है, ध्यान से सुनिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें अल्फाबेट आ रहा है, ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो जब भी कोई क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का होता है सबसे पहला काम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पता करो। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने पता किया और ये मिल गया ए मल्टीप्लाई 1 और कॉसेस का माइनस साइन एक्स होता है, इट इज 1 + sin x। सो एफ डैश एक्स कैन बी रिटन एज ए मल्टीप्लाई 1 + sin x। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब ए मल्टीप्लाई 1 + sin x शुड बी लेस देन 0। इसके लिए ए की वैल्यू क्या होगी, पहले आपको 1 + sin x पता करना पड़ेगा। तो हमने 1 + sin x के बारे में पढ़ा है कि sin x इज लाई बिटवीन -1 to 1। यदि sin x -1 से 1 के बीच में होता है, यदि हम सब में 1 को ऐड करें, सब में 1 ऐड करो तो 0, 1 + sin x इज लेस देन इक्वल टू 2। मतलब 1 + sin x इज लाई बिटवीन 0 to 2। 1 + sin x इज लाई बिटवीन व्हाट, 0 to 2, मतलब पॉजिटिव। अब 1 + sin x पॉजिटिव, ध्यान से देखना, 1 + sin x पॉजिटिव है, ए क्या होना चाहिए, ए क्या होना चाहिए, ए मल्टीप्लाई 1 + sin x लेस देन 0 होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो डेफिनेटली ए निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव इंटू पॉजिटिव तो निगेटिव होगा। तो ए क्या होना चाहिए, निगेटिव। और निगेटिव का मतलब क्या, ऑप्शन सी, इट इज -∞ to 0। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। छोटा सा क्वेश्चन है बट यहाँ पे इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 एक एलपीपी का क्वेश्चन, इसमें सिर्फ कॉर्नर पॉइंट टेबल बना के उसकी वैल्यू पता करनी है और कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आप एक सीधा कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाओगे, मेक अ कॉर्नर पॉइंट टेबल, और इस टेबल के अंदर आपको पता है 2 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम आपका कॉर्नर पॉइंट्स का होता है जिसमें आप लिख सकते हो 2 72 15 20 40 15, तीन ही है ना। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आर गिवन, वो 3 पॉइंट दिए गए और z की वैल्यू यहाँ पर है 18x + 9y। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन देन। अब ये कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम और कौन से पॉइंट पे मिनिमम है, तो वैल्यू पता करनी पड़ेगी आपको। 18 2 जा 36 प्लस 9 मल्टीप्लाई 72, 9 2 जा 18 और 63 64, तो ये बन गया 8 + 6 14 and 8 6 84, 15 multiply 18 180 plus 90 270 and plus 180 450 और ये बन गया 720 प्लस
15 9 जा 15 10 जा 150 है ना। ठीक है 15 9 जा यस। इन दोनों को ऐड करो 5 3 + 2 5 8 855। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स की हमने वैल्यू पता कर ली। तो यहाँ पर आपको मिला 450 इज द मिनिमम एंड 855 द मैक्सिमम। ठीक है, तो मिनिमम कहाँ पे हो गया 15 20 पे हुआ, ओके, और मैक्सिमम किस पे हो गया 40 15 पे हुआ। तो मिनिमम 15 20 पे हुआ और मैक्सिमम 40 15 पे हुआ। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है इसका क्वेश्चन में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस, राइट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बना दो, रफ ग्राफ बनाओ। रफ बहुत ज्यादा एग्जैक्ट बनाने की जरूरत है, रफ में बना लो। एक छोटा सा ऐसा ग्राफ बनाओ जिससे नंबर ऑफ कॉर्नर पॉइंट पता चल सके। x माइनस वाई इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू 0 कैसा होगा। ये एक लाइन होगी x इज इक्वल टू वाई जो कि ओरिजिन से पास होगी। दिस इज कॉल्ड x माइनस वाई इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास है 2y इक्वल टू x प्लस 2। इसमें आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस पता करो। x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 1, ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरह का बनेगा कुछ। और x से ग्रेटर 0, तो यहाँ पे 3 कॉर्नर पॉइंट मिले। ये देखो a b एंड c, ये 3 कॉर्नर पॉइंट हुआ। दिस इज द कॉर्नर पॉइंट, दीज आर द कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, लेस देन आपको पता है, ग्रेटर देन का मतलब आपको पता है, तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ। लेस देन मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन हो गया, ठीक है, ओरिजिन की तरफ। और इसमें हो गया, यदि मैं पॉइंट पुट करता हूँ 2,0 तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, राइट। सो कितने कॉर्नर पॉइंट आ गए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 19। क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20, ये दो क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है, इसमें 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी क्या होता है, ऑप्शन बी होता है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके फाइन। एंड ऑप्शन सी क्या होता है, assertion इज ट्रू रीजन इज फॉल्स एंड assertion इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। ये 4 ऑप्शन होते हैं जब भी कोई assertion रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन 19 क्या है, पढ़िए, क्वेश्चन 19 को पढ़िए। क्वेश्चन 19 को देखने से क्लियर है कि इसमें एक चीज गलत दी गई है। द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज दिया गया है वो 0 to पाई नहीं होता। पता है ना आपको, साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज होता है -π/2 to π/2। इसका मतलब इसका रीजन क्या है, गलत है। तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत, बहुत आसान क्वेश्चन होता है असर्शन रीजनिंग, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। तो आप देख सकते हो इसमें रीजन इज गलत, अच्छा रीजन इज फॉल्स। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 20 ये भी असर्शन रीजन का है। पढ़िए इस क्वेश्चन को। यहाँ पर पहले असर्शन को चेक करते हैं करेक्ट है कि नहीं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3, ओके 1 2 3 एंड 3 -1 3 से जो इक्वेशन बनेगा, यदि मैं इसको एक पॉइंट मान लिया और डायरेक्शन रेशियो, तो क्या बनेगा इक्वेशन ऑफ लाइन, x - 3 1 - 3 इज इक्वल टू y + 1 एंड 2 + 1 इज इक्वल टू z - 3 एंड 3 - 3। तो इक्वेशन बनता है x - 3 / -2 y + 1 / 3 एंड z - 3 / 0। आप देख रहे हो जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया गया है, क्या ये इक्वेशन सही आ रहा है, बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे -2 आ रहा है जबकि क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है। इसका मतलब असर्शन ही गलत है इसमें, और असर्शन गलत है मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, रीजन करेक्ट है इसमें। इक्वेशन इन 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है। चलो तो ये तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। नाउ वी डन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप फटाफट आंसर को चेक कर लिए होगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान सा है। अ फंक्शन डिफाइंड a to b f(x = 2x), f(x = 2x) 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब x के एक एलिमेंट के लिए 2x की एक वैल्यू होगी, और सेट a यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4। तो सेट b क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स ये 2 होना चाहिए,
ये 4 होना चाहिए, ये 6 होना चाहिए और ये 8 होना चाहिए। तो ऑप्शन जो सेट बी है वो 2 4 6 8 होना चाहिए। तो सेट बी कैन बी रिटन एज 2 4 6 8, राइट। अच्छा, इसी का और वाला पार्ट में बता, हालांकि और आपने किया नहीं होगा, कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, उसका भी आंसर देखो। तो और वाले पार्ट में आप देखो, आपके पास है साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 एन प्लस कॉस इनवर्स, ये प्रिंसिपल वैल्यू में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन किया था, एन प्लस टैन इनवर्स 1। तो आप देख सकते हो साइन इनवर्स साइन 3 पाई/4 की वैल्यू, साइन का रेंज -π/2 टू π/2 है, तो 3 π/4 क्या बनेगा, पाई माइनस π/4 क्या बनेगा, पाई माइनस π/4। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको मैं π/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड 3 π/4 0 से पाई के बीच में रेंज, ऑलरेडी 3 π/4 रेंज के अंदर आ रहा है, इसको एज इट इज देखो। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 है, इन सब का एलसीएम सेम है, 3 पाई प्लस 1 5 π/4, तो आवर आंसर इज 5 π/4। तो ऑप्शन बी जो इसमें है और वाला क्वेश्चन का आंसर 5 π/4 आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज हमने यूज किया, यहाँ पर ये रेंज में नहीं था, कन्वर्ट किया, ये डायरेक्ट रेंज में था, डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया इसको, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर के ऊपर। हमने कहा था जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है, सबसे पहले आप उसका यूनिट वेक्टर पता करिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड पता करिए। तो आप देखिए, फाइंड ऑल द वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3√3 कोलिनियर टू दिस वेक्टर। ओके, तो मैं इस वेक्टर को पहले आर वेक्टर मान लेता हूं, जो कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। अब इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो इसका मतलब इसका यूनिट वेक्टर आर कैप क्या होगा, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप एंड प्लस 1/√3 के कैप। अब हमें कहा जा रहा है कि एक काम करो, ये ऐसा सभी वेक्टर बताओ इसी डायरेक्शन में, इसका कोलिनियर जिसका मैग्नीट्यूड 3√3 है। तो मैं कह सकता हूं मैग्नीट्यूड 3√3 है, तो 3√3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप एंड प्लस 1/√3 के कैप। तो ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए 3, तो √3 कैंसिल हो रहा है ना, 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो, इसमें आपको पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 5/4 ए बी वेक्टर दिया गया है, ठीक है। सो ए सी वेक्टर इक्वल टू 5 क्वेश्चन लिखा है कि सी वेक्टर को ए एंड बी के टर्म्स में लिखो। ओके, तो सी को हमने कहा था कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4c वेक्टर माइनस 4a वेक्टर इक्वल टू 5b वेक्टर माइनस 5a वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर को ए एंड बी के टर्म्स में लिखना है। ओके, सी वेक्टर को ए एंड बी के टर्म्स में, 4c वेक्टर इक्वल टू ओके 5b वेक्टर और माइनस a वेक्टर, देन सी वेक्टर इज कॉल्ड, ठीक लिखे ना, -5 + 4 माइनस, ठीक है। तो सी वेक्टर क्या आ गया, 1/4 5b वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो ये हमने क्या किया, सी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी लिख दिया। वो छोटा सा पोजीशन वेक्टर का क्वेश्चन था ये। पोजीशन वेक्टर का मतलब फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ओके, इसी में दूसरा क्वेश्चन है, चेक वेदर दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर और नॉट। ओके, तो इस लाइन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आपके पास फर्स्ट लाइन जो है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, x -2/2 इज इक्वल टू लेमडा, y -1/7 इज इक्वल टू लेमडा एंड z +3/-3 इज इक्वल टू लेमडा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखो, x +2/-1 इज इक्वल टू म्यू, y -8/2 इज इक्वल टू म्यू एंड z -5/4 इज इक्वल टू म्यू। क्वेश्चन लिखा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है या नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले इन दोनों गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। आफ्टर गेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म वी कैन गेट द डायरेक्शन रेशियो, और यदि डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ तब ये परपेंडिकुलर होगा। तो मैं डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट चेक करता हूँ, 2 × -1 + 7 × 2 एंड प्लस -3 × 4। अब देखिए -2
प्लस 14 माइनस 12 क्या आ रहा है 0। इसका मतलब इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर है। सो वी कैन से देयरफॉर बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। ये और वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास, ये एक प्रूव दैट क्वेश्चन है, डेरिवेटिव चैप्टर का है, डिफरेंशिएशन से आ रहा है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप प्रूव दैट क्वेश्चन को करते हो तो प्रूव दैट को देखते हुए आपको डिफरेंशिएट करना है, या तो डायरेक्ट कर लो या थोड़ा सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करो। अब यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल तो है नहीं, तो पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। यदि मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ तो राइट हैंड साइड में चेन रूल लगाएंगे, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 प्लस 2x बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, चेन रूल लगाया हमने, 2 कैंसिल हो गया। आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एलसीएम लोगे तो x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन को पढ़ो, रीड द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ो। y इक्वल टू क्या दिया था, ये y ही तो आ रहा है, तो इसको क्यों नहीं मैं y लिख देता हूँ, ये y लिख देता हूँ इसको। और अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, क्या करता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था हमें, यही तो प्रूफ करना था ना, पढ़ो ना क्वेश्चन को, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। छोटा सा, बहुत छोटा सिंपल क्वेश्चन है ये सभी। आगे बढ़ते हैं, अभी तक कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन मिला नहीं है मुझे, यदि आपको लगा है तो आप देखिए आपने कुछ प्रिपरेशन में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सुनिए, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर fx दिया गया है और प्रूफ करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ओके। तो 16 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स। देखो जब भी किसी क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात की जाए तो सबसे पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव पता करना पड़ेगा, ओके। तो मैं इसका डेरिवेटिव पता करता हूँ, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। इट कैन बी क्वेश्चन टूल लगा देना, क्वेश्चन टूल लगा देते हैं। क्वेश्चन टूल लगाएंगे तो ये आएगा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ नोमरेटर माइनस numerator multiply derivative of denominator by denominator square माइनस 1, ठीक है। तो ये बन गया 16, नहीं एक काम करता हूँ, हाँ ठीक है, 16 4 64 cos x प्लस 16 cos स्क्वायर एक्स एंड प्लस 16 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos x होल स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो और सिंपल देखो, मैंने कहा था कि जब भी आप डेरिवेटिव करते हो उसको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा करो। ये है 64 cos x एंड प्लस 16, यहाँ पर आप 16 कॉमन लोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 4 प्लस cos x होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos x होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड 64 cos x एंड प्लस 16 माइनस 16 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉस एक्स एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। मैं अभी तक डेरिवेटिव कर रहा हूँ, अब डेरिवेटिव कंप्लीट होने वाला है, मैं इस तरफ लिख देता हूँ उसको। तो आप देखिए 16 कैंसिल हो गया एंड इट इज 64 कॉस एक्स माइनस 8 कॉस एक्स ना, तो 48 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, सही कर रहे हैं ना, 16 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 4 जा 8 cos x, ठीक है। और ये 64 cos x था ही एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos x होल स्क्वायर। तो यहाँ पर यदि मैं cos x को कॉमन लेता हूँ तो 48 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos x होल स्क्वायर आएगा। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो ना, आपका जो एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स वो इस फॉर्म में आ रहा है, एफ डैश एक्स आपका इस फॉर्म में आ रहा है, आप देख सकते हो। ये आ रहा है cos x मल्टीप्लाई 48 माइनस cos x एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस cos x होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज पॉजिटिव है,
ये जो फंक्शन ये भी ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो सिर्फ cos x पे डिपेंड करता है कि ये नेगेटिव कहाँ पे होगा। ये जहां पे नेगेटिव होगा वही क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग का क्वाड्रेंट होगा। तो cos x कहाँ पे नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा f डैश x, तो देयरफॉर f डैश x इज नेगेटिव इन द इंटरवल सेकंड क्वाड्रेंट π/2 टू π। तो क्वेश्चन क्या था, प्रूफ करना था। देखो प्रूफ करना था कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 टू π में। तो हमने क्या किया, हमने इसका डेरिवेटिव पता किया और डेरिवेटिव में सिर्फ एक ही फैक्टर cos x है जिसके नेगेटिव होने से पता चलेगा कि कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तो फाइनली इसका जो आंसर हो गया वो π/2 टू π हो गया, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब हमारे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि डेफिनेट इंटीग्रल का है। देखो डेफिनेट इंटीग्रल में हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाए, और नहीं हो पा रहा है तो हम कुछ प्रॉपर्टी लगाते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इसको। ये देखो 0 टू π/2 log sin x माइनस log 2 cos x। सबसे पहली बात मैं log की प्रॉपर्टी लगाता हूं सबसे पहला, क्योंकि log m माइनस log n हमारे दिमाग में इमीडिएट स्ट्राइक होना चाहिए कि log m माइनस log n इज कॉल्ड log m by n। ओके, तो मैं इसको log m by n लिखता हूं। ये बनता है log sin x डिवाइडेड बाई 2 cos x dx। तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 log tan x डिवाइडेड बाई 2 dx। log tan x by 2 में log की एक और प्रॉपर्टी लगाओ तो और आसान हो जाता है ये, और ये बन जाता है 0 टू π/2 log tan x माइनस log 2 dx। यहां पे दो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन I1 और इंटीग्रेशन I2, दो इंटीग्रेशन है। पहले मैं फर्स्ट को सॉल्व करता हूं फिर सेकंड पे आते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके सबट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, तो यदि मैं हमारे पास इंटीग्रेशन I1 को देखता हूं 0 टू π/2 log tan x है। यदि मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूं, कौन सी प्रॉपर्टी, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है 0 टू a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जब भी कोई क्वेश्चन इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट से ना हो रहा हो, सो वी कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी। यदि मैं इस प्रॉपर्टी को लगाता हूं तो इंटीग्रेशन I1 क्या बन जाता है 0 टू π/2 log tan π/2 माइनस एक्स। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं log tan π/2 माइनस एक्स, जिसको हम log cot x लिख सकते हैं, cot x लिख सकते हैं। अब यदि आप I1 के इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, हमने कहा था कि जब भी आप इस प्रॉपर्टी को लगाते हो तो आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया करो, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 2I1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 टू π/2 log tan x प्लस log cot x, log m प्लस log n log mn होता है, इसको मैं log tan x मल्टीप्लाई cot x भी लिख सकता हूं। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 0 टू π/2 log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका पूरा आंसर ही 0 हो गया। log 1 log tan x इंटू cot x क्या हो गया log 1, tan x इंटू cot x 1 है, log 1 की वैल्यू क्या है 0, तो इसका मतलब I1 पूरा का पूरा 0 हो गया। अब मेरे पास सिर्फ I2 है, ये तो 0 हो गया, माइनस यहाँ पे log 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और आप 0 से π/2 तक सिर्फ 1 को इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल आंसर है माइनस log 2 मल्टीप्लाई 1 का इंटीग्रेशन x है, और ये 0 टू π/2 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आंसर हो गया इसका माइनस log 2 मल्टीप्लाई π/2 माइनस 0। द फाइनल आंसर इज व्हाट माइनस π/2 log 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, ये इसका फाइनल आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बट इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। देख के बड़ा अजीब लग रहा है, पहली बार देखो तो ये क्या क्वेश्चन आ गया, हमने तो कभी देखा ही नहीं था। अरे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन अनसीन होते हैं, बट कॉन्सेप्ट थोड़ी नया होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ी नया है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। हमने कहा था यदि उसका डेरिवेटिव उसके साथ है तो उसको टी मान लो। किसको टी मान लो, रूट एक्स को टी मान लो, या रूट एक्स प्लस 1 को टी मान लो। ठीक है, यदि मैं एकदम सिंपल और स्टैंडर्ड मेथड से आपको बताता हूँ तो इस क्वेश्चन को ऐसा करना चाहिए, हमें रूट एक्स को टी मानना चाहिए एंड इसका डेरिवेटिव करना चाहिए 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाता है। तो इंटीग्रेशन आई बनता है 2
1/√8 ds तो 2 dt हो गया, 1/t+1 एंड मल्टीप्लाई t+2 dt। आपने देख लो ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया। आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से लिख सकते हो, लेट 1/t+1 मल्टीप्लाई t+2 is equal to a divided by t+1 and plus b divided by t+2. So it can be 1 is equal to a multiply t+2 and plus b multiply t+1। अब मुझे यहाँ पे a और b पता करना है। ए और बी पता करने के कई मेथड मैंने आपको बताए थे। एकदम सिंपल आइडिया ये है कि आप दोनों तरफ के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हो तो टी का कोफिशिएंट होता है ए प्लस बी, जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड से 0 से इक्वेट करेंगे, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट की बात करें तो 2a प्लस बी है और लेफ्ट साइड में ये 1 है। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ तो मुझे ए और बी मिल जाएगा। ऑन सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन इट इज माइनस ए इक्वल टू -1, ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू 1 और b इक्वल टू, ए को 1 पुट करो इक्वेशन 1 में, b इक्वल टू -1 आएगा। सो देयरफॉर द इंटीग्रेशन विल बी 1/t+1 dt -1/t+2 dt। ठीक है, अब इन दोनों को इंटीग्रेट किया जाए तो आपको मिलेगा, यहाँ पे करता हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन होगा log t+1 माइनस log t+2 प्लस c। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log t+1 एंड डिवाइडेड बाई t+2। t हमने किसको लिया था, √x को लिया था, तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, log √x+1 डिवाइडेड बाई √x+2 प्लस c। आप अपने आंसर को चेक करो, ये आपका आंसर आना चाहिए था इस क्वेश्चन में। बट जब इस क्वेश्चन को हमने पहली बार देखा, ये क्या क्वेश्चन आ गया, √x में आ गया। यदि √x नहीं होता तो कितना आसान था, √x आ गया भी तो क्या दिक्कत थी, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, पार्शियल फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है जी, हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड थे, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एकदम सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। यदि मैं इसका फर्स्ट पार्ट को देखता हूं तो dy/dx एंड प्लस sec² x मल्टीप्लाई y, sec² x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू tan x मल्टीप्लाई sec²। अब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है। इसको sec² x मान लो एंड q को क्या मान लो, tan x मल्टीप्लाई sec²। ये तो क्वेश्चन को पढ़ के ही पता चल रहा है। यदि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा भी रिवाइज किया होगा तो आप देख रहे हो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखोगे e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, e टू द पावर इंटीग्रेशन sec² x dx, इसको लिख सकता हूँ e टू द पावर tan x। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टेप था, स्टेप नंबर 3, कि आप दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया जाए तो ये बनता है e टू द पावर tan x मल्टीप्लाई dy/dx एंड प्लस e टू द पावर tan x मल्टीप्लाई sec² x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू e टू द पावर tan x मल्टीप्लाई tan x मल्टीप्लाई sec² x। ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लाइंग विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड, वी कैन इंटीग्रेट बोथ साइड। इसके बाद जो लास्ट फाइनल स्टेप था इस क्वेश्चन में वो था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यदि आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हो तो आपका फॉर्मूला क्या था जी, यहाँ पे फॉर्मूला था y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q है tan x मल्टीप्लाई sec² x मल्टीप्लाई e टू द पावर tan x dx। q मल्टीप्लाई q यही था ना, tan x मल्टीप्लाई sec², राइट। ठीक है, अब राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करोगे आंसर मिल जाएगा। राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना है, राइट हैंड साइड। अब ये एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया, देखने से क्लियर है कि sec² x dx एक डेरिवेटिव है, किसका, tan x का। तो मैं यहाँ पे tan x को t मान लेता हूँ, लेट tan x इज इक्वल टू t, तो sec² x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर y मल्टीप्लाई e टू द पावर tan x इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई e टू द पावर t dt। ठीक है,
अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाइए और इसको इंटीग्रेट करिए। अब क्या बड़ी बात है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फॉर्मूला t मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन e टू द पावर t dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ t मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt। तो ये बन गया y e टू द पावर tan x इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t प्लस c। e टू द पावर t का मतलब क्या था, tan x था यहाँ पे। तो यदि मैं y मल्टीप्लाई e टू द पावर tan x इज इक्वल टू tan x मल्टीप्लाई e टू द पावर tan x माइनस e टू द पावर tan x एंड प्लस c लिखता हूँ। और e टू द पावर, देखो अब आंसर तो आ गया, बट और सिंप्लीफाई करना है तो दोनों तरफ e टू द पावर tan x को कॉमन लेके कैंसिल कर दो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये बन जाएगा y इक्वल टू tan x माइनस 1 प्लस सी मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस tan x। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन होगा। बट इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा गया था। मैं क्वेश्चन को देखता हूँ एक बार दोबारा। क्वेश्चन ये था कि व्हेन y इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन पता करना है, x को 0 और y को 0 पुट करना है और उससे हमें c मिलेगा। तो आप पुट करो 0 इक्वल टू tan 0 0 माइनस 1 प्लस c और e टू द पावर 0 1। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब c इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दो, फाइनल आंसर होगा y इक्वल टू tan x माइनस 1 और प्लस e टू द पावर माइनस tan x। ये आपका फाइनल आंसर होगा, राइट। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आपने देखा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या, देखो अब यहाँ पर एक लीनियर प्रोग्रामिंग का एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जिसमें कि आप ग्राफ बनाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स बनाएंगे और एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर देखो, जब भी आप ग्राफ बनाते हो ना, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सेस पता किया करो। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसमें इनइक्वलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 80 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 115। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सेस पता कर लेता हूँ। यदि मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y 80 आता है, और यदि मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x 20 आता है। ठीक है, ओके। अगला, यदि मैं यहाँ पे x को 0 पुट करता हूँ तो y कितना आता है, 75, और यदि मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x कितना आता है, 50 आता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सेस पता कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर यदि मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y 23 आता है, और यदि मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x 115 होता है। तो मैंने इन तीनों जो इनइक्वलिटी था उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सेस पता कर लिया। अब ग्राफ बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। नाउ वी हैव टू मेक द ग्राफ फॉर दिस। अभी मेरे पास एक ग्राफ शीट है, और इसके ऊपर जब मैं ग्राफ बनाता हूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना पड़ेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में जनरली हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस ही लेते हैं, नेगेटिव की जरूरत इसमें पड़ती नहीं है। तो मैंने इस तरह का एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, ठीक है जी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया। अब मुझे स्केल डिसाइड करना है इसका, मुझे स्केल डिसाइड करना है। स्केल को डिसाइड करो। स्केल कैसे डिसाइड करोगे, तो आप देखो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट जो आप देख रहे हो 115 है, तो मैं 20-20 का इंटरवल ले सकता हूँ, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। 20-20 का इंटरवल लेता हूँ, 20, 40, 60, 80, 100, 120, ठीक है, ओके। इधर भी लेता हूँ मैं 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120, ठीक है। अब जो फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो y इक्वल टू 80 है, 20, 40, 60, 80, ओके। दूसरा हमारे पास x इक्वल टू 20, ओके। तो ये फर्स्ट लाइन बना। फर्स्ट लाइन में बनाता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट लाइन बना। ये सब आपको पता है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट लाइन जो यहाँ पे बना कुछ इस तरह का बना। अरे रुको भाई, यहाँ पे रुको, हाँ यस। तो ये फर्स्ट लाइन बना, इसका नाम है 4x प्लस वाई इक्वल टू 80, ठीक है, ओके। दूसरा लाइन हम बनाना है y इक्वल टू 75 लेता हूँ, 20, 40, 60, 80 था ना ये, अब ये 75 होगा, ओके 75, ठीक है। और x 50 है, 20, 40, 50, x 50 है, ठीक है।
तो एक और लाइन में बनाता हूँ यहाँ पर, दूसरा लाइन में बनाता हूँ यहाँ पर 60 80 75 यहाँ से आएगा। अरे रुको भाई, यस ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, थोड़ा एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको स्केल यूज करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा डिजिटली बना रहा हूँ तो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है लाइन। 3x + 2y = 150 हो गया। तीसरा लाइन है x = 0 y = 23। ओके 23 लेते हैं, 20 से आगे आएगा 23 और x 115 है, 20 40 60 80 100 120, तो 115 यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक और लाइन बना देता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैं इसको डिजिटली बना रहा हूँ, आप इसको एग्जैक्ट बनाओगे। यस, तो मैं इसको बना दिया और ये बन गया, इसका नाम है x + 5y = 115। अब आपको देखना है कि कौन सा फिजिबल रीजन को सेट करना है। तो आपको देखो, आप जितना ज़्यादा बड़ा पॉइंट लोगे उतना ज़्यादा एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा। ठीक है, सुनो अब यहाँ पर लेस देन ग्रेटर देन का आइडिया लगाते हैं। सबसे पहले 4x + y ग्रेटर देन मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ओके, तो 4x + y = 80 वाला कौन सा, ये लाइन था, ये कह रहा है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, दूसरा लाइन है 3x + 2y लेस देन, ओके टुवर्ड्स ओरिजिन, तो ये दूसरा लाइन है, कह रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन। और तीसरा लाइन क्या है, ये भी कह रहा है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये शेडेड पोर्शन मिला हमें, वी गॉट द शेडेड पोर्शन, ये मिला मुझे। ठीक है, यहाँ से मुझे 3 कॉर्नर पॉइंट पता करना है, यहाँ से मुझे 3 कॉर्नर पॉइंट पता करना ABC। यदि मुझे कॉर्नर पॉइंट पता चल गया तो मैं एग्जैक्ट कॉर्नर पॉइंट टेबल बना लूंगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, कॉर्नर पॉइंट टेबल। कॉर्नर पॉइंट टेबल में दो चीज़ें आती है, कॉर्नर पॉइंट आता है, जेड आता है। अब यहाँ पे जेड क्या था, एक मिनट में देखता हूँ जेड क्या था भाई। जेड था 6x + 3y। ओके, जेड = 6x + 3y। तो हमारे पास ये 3 कॉर्नर पॉइंट है। देखो कॉर्नर पॉइंट यदि ग्राफ पे आप एग्जैक्ट बना रहे हो तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा, और ग्राफ पे नहीं बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने अभी बनाया था, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ मुझे क्या मिला था। एक्चुअली ये मैं डिजिटली बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो इसलिए मैं कॉर्नर पॉइंट एक बार चेक कर लेता हूँ। आप ग्राफ पे बनाए होगे, आपको एग्जैक्ट मिला होगा। यस, तो मुझे जो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है ABC, ये मिल रहा है पॉइंट C 2,72। ठीक है, और B पॉइंट जो मिल रहा है मुझे 15, A पॉइंट A मिल रहा है मुझे 15,20, और जो B मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है 40,15, और ये मुझे मिला 2,72। ठीक है, ये मुझे कॉर्नर पॉइंट मिला। और इस पर यदि मैं 6x + 3y पता करूं तो ये मुझे मिल रहा है 228 150 एंड 285। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमाइज था कि मिनिमाइज था। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं एक बार। क्वेश्चन था मैक्सिमाइज। ओके, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, मैक्सिमम 285 आ रही है। कौन से पॉइंट पे आ रही है, ये 2,72 पे आ रहा है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखो, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 285 एट द पॉइंट 2,72। राइट, चलिए, तो ये क्वेश्चन था LPP का, बहुत बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप देख रहे हो पेपर कितना आसान जा रहा है, अभी तक कोई भी ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिला हमें जो कि हमसे नहीं हो सकता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेसिक क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। तो हमने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी आप प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते हो, यहाँ पर यदि मैं 6 LCM लेता हूँ तो ये मिलता है मुझे 3k n + 2k n + k। ठीक है, 3 + 2 6k + k, 6 कितना हो गया, k आ गया। इन तीनों का सम k/2 + k/3 + k/6 का सम कितना है, k, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, क्योंकि हमने कहा था सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/2 1/3 1/6। तो सबसे पहले तो k पता करना था, 1 मिल गया। दूसरा हमसे पूछा गया है, अब इसका जो आंसर हमें मिला 1/2 1/3 एंड 1/6 मिल गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, probability of x is lie between 1 to 3, मतलब probability of x is equal to 1 and plus probability of x is equal to 2। तो x is equal to 1 की probability क्या है यहाँ पे जी, 1/2 है, और x is equal to 2 की क्या है, 1/3 है।
तो आंसर क्या आ गया 5/6। ठीक है, और अब इसमें हमसे मीन पूछा गया है, हाउ टू फाइंड द मीन फॉर दिस। मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन पी एक्स। आपको 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, समेशन पी एक्स पता करना है, वी हैव टू मेक 2 कॉलम। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 कॉलम बनाऊंगा, पहला कॉलम x का होगा एंड दूसरा कॉलम p का होगा। ओके, 1 2 3 है, 1/2 1/3 1/6 है, 1 2 3 1/2 1/3 1/6। तो जब आप एक्सपेक्टेशन मीन पता कर रहे हो तो आपको px बनाना है, और px का सम ही मीन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/2 2/3 एंड 3/6। 3/6 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, अब इसको ऐड करो। तो मीन इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, ई एक्स इज कॉल्ड, मेरी मैं एलसीएम ले लेता हूँ, चलो मैं अलग अलग लेता हूँ, 1/2 + 2/3 + 1/2, तो 3 2 जा 6, एलसीएम हो गया 3 + 4 + 3, 4 यस, 4 + 3 7 + 3 10/6, तो 5/3, ये आपका मीन हो गया। ठीक है, आप डेसिमल में लिख सकते हो इसको। अच्छा, इसी में दूसरा पार्ट भी है, ये तो बहुत आसान है, बट ठीक है चलो कर लेते हैं इसको भी। और वाला पार्ट ही मैं आपको बता देता हूँ इसका, ए एंड बी आर। देखो ये वीडियो बहुत सारे उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगले साल बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हैं। आपको प्रीवियस ईयर बोर्ड के सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएंगे, इसलिए मैं सारे पार्ट बता रहा हूँ, और वाला पार्ट ही बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन, बी पार्ट को देखो, हमारे पास 2 इक्वेशन है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू 1/4 एंड पी ए डैश इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/6। क्वेश्चन ये है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसा इवेंट है जी, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला क्या था, इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला ये था कि इसको आप पी ए मल्टीप्लाई पी बी नॉट लिख सकते हो इज इक्वल टू 1/4। इसको आप पी ए नॉट और मल्टीप्लाई पी बी लिख सकते हो 1/6। आपको होता है पी बी नॉट का मतलब क्या है, 1 - पी बी। थोड़ी देर के लिए कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं पी ए को x एंड पी बी को y मान लेता हूँ। यदि मैं पी ए को x और पी बी को y मान लिया तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बना वो x मल्टीप्लाई 1 - y इज इक्वल टू 1/4 बना। सेकेंड इक्वेशन बना 1 - x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 1/6। मुझे x एंड y पता करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान, बार पी ए पी बी ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने उसको x एंड y मान लिया। और मुझे पता है पी बी नॉट इज 1 - पी बी, तो इसको देख सकते हो आप x - xy इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज कॉल्ड y - xy इज इक्वल टू 1/6। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें कैसे भी x एंड y पता कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप x एंड y को किसी एक को दूसरे के टर्म्स में फाइंड कर लो। बेटर आइडिया ये है कि मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, बहुत आसान हो जाएगा। देखो सब्ट्रैक्ट कर लिए, x y कैंसिल हो गया और x माइनस वाई इक्वल टू आ गया 1/4 - 1/6, तो ये बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 6 4 टू, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा एंड 12 आएगा तो 3 और -2 1/12 हो जाएगा। सही कर रहा है, 24 2/24 1/12 राइट। सो x माइनस वाई इक्वल टू 1/12 आ गया। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1/12 प्लस y। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। अरे सॉल्व तो कर ही लोगे यार, कैसे भी, कौन सी बड़ी बात है। इक्वेशन 1 आपके पास था x माइनस एक्स, तो x को कॉमन लिया था ना, 1/12 प्लस वाई मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इक्वल टू 1/4। इसको सिंप्लीफाई करके आप y पता कर लोगे, यहाँ से y मिल जाएगा और फिर जब y मिल गया तो x भी मिल जाएगा और x y दोनों मिल गया, वही इसका आंसर होगा। सॉल्व कर लेना आप, ये और वाला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला दो, समय बहुत कम है इसलिए फटाफट कर लेता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आप कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये भी 2 पार्ट में और में है। चलो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट सीधा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का है, 0 to π/2 e to the power x मल्टीप्लाई sin x dx। ठीक है, तो यदि मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला, देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बट यहाँ पे चैलेंज क्या था कि जब भी कोई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो इंटीग्रेशन रिपीट हो जाता है।
तो इसको हम आई के कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो क्यों नहीं पहले हम इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट से इसको इंटीग्रेट कर लें, लिमिट बाद में पुट कर लेंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ आई इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस एक्स, और ई टू द पावर का इंटीग्रेशन ई टू द पावर, दोबारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओ। तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस फिर से लगाओ, तो फिर से लगाओ, ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ मैं, कॉस एक्स मल्टीप्लाई ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और ई टू द पावर का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज कर रहे हैं हम लोग। ई टू द पावर एक्स साइन एक्स, ब्रैकेट हटा देता हूँ, माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस 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 3 बार आ रहा है, तो ये माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। आपने देखा ई टू द पावर साइन एक्स आई था, तो इसका मतलब ये बन गया आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई। अब चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो इसमें सी लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस सी। तो 2i इक्वल टू क्या बन गया ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो वी गॉट द आंसर इंटीग्रेशन का। सो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट क्या था जी, लिमिट क्या था 0 to π/2, अब लिमिट पुट कर दो 0 to π/2, अब लिमिट पुट कर दो। सो 1/2 बाहर रहने दो, ई टू द पावर π/2 साइन π/2 माइनस कॉस π/2 क्या होगा 1 माइनस 0 1 माइनस अगेन ई टू द पावर 0 और साइन π/2 क्या होगा साइन 0 ना 0 और माइनस 1, तो 1/2 मल्टीप्लाई ई टू द पावर π/2 ई टू द पावर 0 1 हो गया प्लस 1, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सो 1/2 ई टू द पावर π/2 प्लस 1। ठीक है, राइट, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने आपसे रिलेशन फंक्शन में कहा था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, जब भी आप इसको सॉल्व कर रहे हो आप स्टेटमेंट को चेक करो, यदि किसी पर्टिकुलर रियल नंबर पे फेल हो रहा है तो उस एग्जाम्पल को लेके बता दो कि फेल हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है, और है तो है, नहीं है तो नहीं है। कौन से रियल नंबर के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है ये हमें पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िए, रिफ्लेक्सिव स्टेटमेंट को पढ़िए, स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट क्या है, x मल्टीप्लाई वाई इज एन इररेशनल नंबर। y को x लिख करके देखो, क्या ऐसा कोई इररेशनल नंबर हो सकता है जिस इररेशनल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से ये इररेशनल ना हो, तो ये स्टेटमेंट फेल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं लेट x इज इक्वल टू √3। तो यदि मैं √3 मल्टीप्लाई √3 लेता हूं तो ये क्या हो जाता है 3 इज नॉट एन इररेशनल नंबर। आप देख रहे हो कि दो इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट इररेशनल होना जरूरी नहीं है। तो मैं कह सकता हूं √3 √3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें प्रूफ करना, हमें चेक करना था कि चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ओके, अब इसी तरह सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक स्टेटमेंट सेम रखो, सिमेट्रिक में स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग होगा। सिमेट्रिक की बात करो, सिमेट्रिक में यदि आपके पास दो इररेशनल नंबर है और x मल्टीप्लाई वाई करने से इररेशनल आता है तो y मल्टीप्लाई x करने से भी तो इररेशनल आएगा, ऑफ कोर्स, बिकॉज √2 मल्टीप्लाई √3 इज एन इररेशनल नंबर, देन √3 मल्टीप्लाई √2 इज आल्सो एन इररेशनल नंबर। मैं कह सकता हूं कि लेट x एंड y बोथ बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ठीक है, सो x मल्टीप्लाई y इज एन इररेशनल नंबर यदि इन दोनों का प्रोडक्ट इररेशनल होगा तो y मल्टीप्लाई x इज ऑल्सो एन इररेशनल नंबर, ये भी इररेशनल नंबर होगा। इस बात को आप एक एग्जांपल से लिख सकते हो कि इफ √2 मल्टीप्लाई √3, ऐसा करो √2, √3 बिलोंग टू r, देन √3, √2 इज ऑल्सो बिलोंग टू r, सो देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है बस सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में ऐसा 3 रिलेशन पता करो, 3 चीजें पता करो x y z। आप सोचिए कि ऐसा कोई 3 इररेशनल नंबर हो सकता है क्या कि इन दोनों का प्रोडक्ट
एक्स वाई का प्रोडक्ट इरेशनल हो, वाई जेड का प्रोडक्ट भी इरेशनल है बट एक्स जेड का प्रोडक्ट इरेशनल नहीं है। क्या ये ऐसा हो सकता है? ट्राई करके देखो। एक्स वाई का प्रोडक्ट इरेशनल होना चाहिए, तो मैं लिखता हूं √2 एंड √3 इरेशनल है ना। और वाई जेड का प्रोडक्ट √3 और ये 2√2 लो, तो आप देख रहे हो कि एक्स वाई का प्रोडक्ट इरेशनल है √6, और वाई जेड का प्रोडक्ट भी क्या है? इरेशनल 2√6, बट एक्स जेड का प्रोडक्ट इरेशनल नहीं है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, वाई जेड बिलोंग टू रिलेशन, बट एक्स जेड डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। आप लिख सकते हो सिंस √2 comma √3 belongs to relation and √3 comma 2√2 also belong to relation, but √2 comma 2√2 does not belong to relation। ठीक है, so therefore R is not transitive। तो फाइनली क्या मिला? R is symmetric but neither reflexive nor transitive। So therefore hence R is symmetric but neither reflexive nor transitive। ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन आप देख रहे हो। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी इनवर्स दिया गया है और हमें ए बी इनवर्स पता करना है। आप यदि इसका पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हो तो ए बी इनवर्स पता करना है। ए बी इनवर्स का मतलब क्या है? आपको एक प्रॉपर्टी पता है इसके बारे में कि ए बी इनवर्स कैन ऑल्सो बी रिटेन एज बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ए बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी इनवर्स मल्टीप्लाई इनवर्स, जिसमें बी इनवर्स हमें पता है तो क्यों ना हम ए इनवर्स पता कर लें। यदि आपने ए इनवर्स पता कर लिया तो काम बन गया, मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका आंसर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले मैट्रिक्स ए को लिखता हूं। मैट्रिक्स ए हमारे पास है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। तो मुझे ए का इन्वर्स पता करना है। सबसे पहले मैं ए इन्वर्स पता करता हूँ। ए इन्वर्स पता करने के जो स्टेप्स मैंने आपको बताया था उसमें सबसे पहला स्टेप था डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए पता करता हूँ 1 मल्टीप्लाई 3 -0 -2 मल्टीप्लाई -1 -0 एंड -2 मल्टीप्लाई 2 -0। तो ये बन जाता है 3 + 2 -4। 3 + 2 5 -4 1 आ गया। ओके, अब मैं ए स्टार पता करता हूँ। ए स्टार का मतलब होता था कि इन सभी एलिमेंट का माइनर पता किया जाए। क्या पता किया जाए? माइनर। ये सभी एलिमेंट का माइनर बहुत केयरफुली कैलकुलेशन करना है। 3 -0 3 हो गया। सेकेंड एलिमेंट का माइनर पता करता हूँ तो -1। थर्ड एलिमेंट का माइनर ये बन गया 2। ठीक है, और इसका -1 का माइनर पता करता हूँ तो 2 और -4 इज -2 1 और -0 1 हो गया। -2 -0 इज -2। ठीक है, दोबारा चेक कर लेता हूँ एक बार। -2 राइट, और ये बन गया 0 -6 तो +6 हो गया। इस -2 का यदि पता करें तो 0 और -2 तो -2 बन गया, और ये बन गया 3 और +2 5। माइनर पता किया। माइनर पता करने के बाद इसमें i + j जहाँ पे ऑड नंबर है उन सबका साइन भी चेंज करते थे हम लोग। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव हो गए। सो अल्टीमेटली एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, इसका ट्रांसपोज कर लो 3 1 2 2 1 2 एंड 6 2 5। ये हो गया एडजॉइंट ए। ठीक है,
और एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड किया जाए तो ए इनवर्स मिलता है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला है 1 बाई डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए तो 1 आ चुका है, सो अल्टीमेटली ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5। अब हमें पता करना है ए बी इनवर्स, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। ठीक है, तो बी इनवर्स की वैल्यू को लिखनी पड़ेगी और उसके साथ ए इनवर्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ए इनवर्स तो हम फाइंड कर चुके हैं, 3 2 6 है, 1 1 2 है एंड 2 2 5 है। ठीक है जी, राइट। तो बी इनवर्स क्या था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन में क्या था। बी इनवर्स था 3 -1 1 3 -1 1 -15 6 -5 -15 6 -5 एंड 5 -2 2 5 -2 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको देखो 3 + 3 3 3 9 -1 डायरेक्ट 9 -1 एंड +2 फिर -45 एंड +6 -10 15 -2 +4 6 -1 +2 -30 +6 -10 10 -2 +4 18 -2 +5 -90 एंड +18 सॉरी 12 और -25 30 -4 एंड +10। ठीक है, कैलकुलेशन तो खुद से करना, अब इसमें क्या बचा है, कैलकुलेशन करो। 9 + 2 11 -1 10 6 + 2 8 -1 7 18 + 5 23 -1 2 21 और -4 -49 -40 और +6 तो -34 और -13 -103 17 12 40 -4 36। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, राइट। सो यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी यूज करी कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई इनवर्स। ए इनवर्स आपको फाइंड करना आता है, ए इनवर्स करो, प्रोसीजर पता करो, कैलकुलेशन खुद से करो, कैलकुलेशन में क्या रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 34 है। अब ये क्वेश्चन एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पढ़िए। फाइंड अ वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4। ओके, मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। तो मुझे एक काम करना है, मुझे इस लाइन L1 का इक्वेशन पता करना है जिसके ऊपर एक पॉइंट दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 -4 एंड पैरेलल टू द लाइन L2। और ये लाइन L2 का पैरेलल है, जिसका L2 का पैरेलल जिसका इक्वेशन जिसका पॉइंट है, इसको P मान लो क्योंकि A और B नीचे दिया गया, जिसके ऊपर 2 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट A एंड पॉइंट B। और ये है 3 3 -5 एंड 1 0 -11। क्वेश्चन को पढ़िए दोबारा। Find the vector and Cartesian equation of the line through the point 1 to -4 and parallel to the line joining the point A and B and hence find the distance between two lines. Hence find को बाद में देखते हैं, पहले लाइन L1 का इक्वेशन पता करते हैं। किसका? L1 का। तो L1 का डायरेक्शन रेशियो और L2 का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। L1 और L2 का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है। तो मैं एक काम करता हूं, L2 का डायरेक्शन रेशियो लिखता हूं। डायरेक्शन रेशियो L1 L2 क्या दोनों का सेम होगा, तो क्या होता है B - A, सब्ट्रैक्ट करो डायरेक्शन रेशियो। 1 - 3 क्या हो गया, -2 0 - 3 क्या हो गया, -3 -11 + 5 क्या हो गया, -6। तो यदि मैं इक्वेशन ऑफ L1 पता करता हूं, इक्वेशन ऑफ L1, तो ये क्या मिलता है, x -1 डिवाइडेड बाई -2, पॉइंट पता है हमें पहले से, y -2 बाई -3
और z प्लस 4/-6। आप चाहो तो इन सभी माइनस को हटा सकते हो, तो अल्टीमेटली x माइनस 1/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/-3 इज इक्वल टू z प्लस 4/-6। ठीक है जी। तो हमें दोनों लाइन का इक्वेशन पता चल गया। अब चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, कैसा लाइन है, पैरेलल, तो आपको पता है हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का फॉर्मूला लगा करके आप इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस पता कर सकते हो। और आपको याद होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दोनों लाइन का इक्वेशन पता होना चाहिए। इसमें आप लिखो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर यहाँ पे दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, और a2 माइनस a1 क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन है। ठीक है, तो आपको a1 पता है, a2 पता है, इसको a2 मान लो, इसको मान लो a2 वेक्टर, और इसको मान लो a1 वेक्टर, और b वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। जब ये तीनों चीजें पता है तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगा करके डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल लाइन बहुत इजीली पता कर सकता हूँ। सो वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पैरेलल लाइन, राइट। चलिए, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन रह गए हैं। तो एक और क्वेश्चन है, इसको केस बेस्ड के पहले एक और क्वेश्चन हमारे पास है। ये छोटा सा क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व का, जिसपे पैराबोलिक एंड स्ट्रेट लाइन का एक हमें कर्व बनाना है। तो आप देखिए, छोटा सा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया, और इसमें जो सबसे पहला लाइन पैराबोला हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई किधर बनेगा पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता है, पॉजिटिव एक्स पे बना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पॉजिटिव वाई पे बनेगा। तो ये एक पैराबोला बनाता हूं मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। इसका नाम हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। दूसरा लाइन है वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स को 0 पुट किया वाई 2 आ गया, वाई को 0 पुट किया एक्स माइनस 2 आ गया। ओके, तो ये लाइन बन गया, दिस लाइन इज कॉल्ड वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। ठीक है, एंड सो क्वेश्चन था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। ओके, तो मुझे इस एरिया की का इस एरिया को पता करना है। वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, ये एरिया हमें पता करना है। ठीक है जी। अब इस एरिया को पता करने के लिए आप क्या करोगे, व्हाट वी कैन डू टू फाइंड दिस एरिया। इस एरिया को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ लाइन एंड पैराबोला पता करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो रफ में करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यदि मैं इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 1 एंड 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 0 एंड 2 0। ठीक है, जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया तो अब देखो कौन से पार्ट का एरिया पता करना है, शेडेड पोर्शन का एरिया पता करना है। और शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे मिलेगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैन बी रिटेन एज, ध्यान से सुनना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। यदि आप ABCD ट्रेपीजियम का एरिया पता करते हो, जिसमें 2 ब्लैंक पार्ट आ जाता है नीचे की तरफ, उस ब्लैंक पार्ट को सब्ट्रैक्ट करो जो पैराबोला के अंदर है। कौन सा ब्लैंक पार्ट सब्ट्रैक्ट करो, एरिया ऑफ OADO, और माइनस दूसरा ब्लैंक पार्ट है OBCO, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। तो फाइनली आपका जो आंसर बनेगा -1 to 2। ट्रेपीजियम कौन से लाइन के अंदर है, x प्लस 2 के अंदर है, तो x प्लस 2 dx। ठीक है, और OADO जो है इसमें पॉइंट है -1 to 0, और आपका जो पैराबोला यहाँ पे आ रहा है वो पैराबोला का नाम है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx। और माइनस OBCO भी क्या है, OBCO 0 से 2 है। ठीक है, और ये भी पैराबोला के अंदर एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब इस सबको सॉल्व करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। इसको इंटीग्रेट करना है मुझे और वैल्यू पुट करनी है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x -1 to 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 -1 to 0 माइनस
x³/3 0 to 2, ठीक है। तो 2² 4/2, ये 2 + 4 6 हो गया, माइनस 1/2 -2 माइनस 0 माइनस प्लस 1/3 8/3 -0, तो 6 माइनस -3/2, तो +3/2 -1/3 -8/3, 6 LCM हो गया 36 एंड प्लस 9 -2 और -16 45 और 18 45 - 18/6 7 27/6 3 से कैंसिल करो 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 9/2 स्क्वायर यूनिट। आपने देखा किस तरह से हमने इसका एरिया फाइंड किया, राइट। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल दैट इज एरिया अंडर कर्व के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ 3 केस बेस्ड क्वेश्चन बाकी रह गए, बाकी हमने पूरा कल पेपर कंप्लीट कर लिया। चलो अब ये 3 क्वेश्चन फटाफट करते हैं। केस स्टडी पढ़ो। केस स्टडी कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं होता, बहुत आसान होता है। कहानी वैसे लिखी होती है, उसका कुछ ज़्यादा मतलब होता नहीं है। पढ़ो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा विच इन्वॉल्व द यूजेज ऑफ डिफरेंट पोजेज ऑफ योगा, आसन, मेडिटेशन एंड प्राणायाम एज शोन इन द फिगर। ओके, बहुत सारे डिफरेंट योगा हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। सुनो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। द वेन डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा A, B, C परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ सोसाइटी। फर्दर इट इज गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेंबर परफॉर्मिंग टाइप C योगा इज 0.44। अच्छा, टाइप C में ना 0.44 टोटल है। तो सर्कल C के अंदर जो वैल्यू है वो x + 0.21 है। सर्कल C का वैल्यू पढ़ो ना, सर्कल C के अंदर की क्या वैल्यू है? सर्कल C के अंदर x + 0.21 और ये 0.44 दिया गया है। यहाँ से तुमको x मिल जाता है 0.44 - 0.21, तो x की वैल्यू आ जाती है 0.23। ठीक है, तो x तो मिल गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट का आंसर फाइंड करने के लिए जो पूरा सैंपल स्पेस है इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आ रहा है? 0.32 आ रहा है, प्लस 0.09 आ रहा है, प्लस y प्लस x कितना आया था? 0.23 प्लस 0.21 एंड प्लस 0.11। इन सभी का सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो ये सर्कल के अंदर जितने पार्ट हैं सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 कर लो। तो 32 + 9 41 एंड 41 + 23 64 64 + 21 85 85 + 11 96। तो ये हो गया y = 1 - 0.96, तो इट इज कॉल्ड 0.04। सो y की वैल्यू क्या आ गई? 0.04 आ गई। ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ C/B पता करना है। अच्छा, C/B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन C एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। डायग्राम को देखो कि B इंटरसेक्शन C क्या है। B इंटरसेक्शन C यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू क्या थी? 0.23 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B वाले पूरे सर्कल को देखो। B वाले पूरे सर्कल में क्या क्या है? B वाले पूरे सर्कल में है 0.09 एंड प्लस y कितना है? 0.04 एंड प्लस x कितना है? 0.23। तो फाइनली ये क्या बनेगा? इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं थोड़ा।
0.23 डिवाइडेड बाय 13 एंड 23, तो 0.36 ये ना। हाँ, तो ये बन गया 23/36। कैंसिल तो होगा नहीं, यही इसका आंसर हो गया 23/36। आ रही बात समझ में? कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बट पूछने का तरीका अलग था। वेन डायग्राम के फॉर्म में पूछा गया। वेन डायग्राम क्लास 11th के सेट चैप्टर बहुत डिटेल में आपने पढ़ा था। मतलब क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो वेन डायग्राम के फॉर्म में दिया गया। बाकी क्वेश्चन कितना आसान था, कोई बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं, कोई टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। हम सोचते हैं कि बड़ा क्वेश्चन बेस थ्योरम से आएगा, बट ये कितना आसान वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। अगला जो हमारे पास केस स्टडी क्वेश्चन है, ये छोटा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, बहुत लेंथी नहीं, आसान है। सुनो, तो क्वेश्चन हमारे पास है, ये दो चीजें हैं इसमें, सिलेंड्रिकल पार्ट है और कोनिकल पार्ट है। आप देखना डायग्राम में, ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, और ये नीचे का पार्ट देख रहे हो जो कोनिकल है, ये कोनिकल पार्ट है और ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। ये डायग्राम है, ठीक है। अ टैप इज कनेक्टेड टू सच अ टैंक whose conical part is full of water. Okay, water is dripping out from a tap at the bottom at the uniform rate. Okay, सिर्फ कोनिकल पार्ट की बात की जा रही है। कोनिकल पार्ट जो है, whose conical part is full of water, ओनली कोनिकल पार्ट की बात की जा रही है, जिसका चेंज इन वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, द सेमी वर्टिकल एंगल इज 45 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। ये एक कोन है तुम्हारे पास, इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री है, रेडियस आर और हाइट h है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू आर बाई एच, लिख सकते हो। सो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, आर बाई एच। चूंकि 45 डिग्री है तो आर और एच इक्वल है, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इंफॉर्मेशन हमने पूरा पढ़ लिया। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक इन टर्म्स ऑफ द रेडियस। ओके, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द टैंक, वाटर किसमें, कोनिकल पार्ट में। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम पता करना आर के टर्म में, 1/3 पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं करा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। क्यों, क्योंकि हाइट और रेडियस दोनों इक्वल था। तो आंसर क्या आ गया, π/3 आर क्यूब। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। आर के फॉर्म में वॉल्यूम ऑफ वाटर पता करना, तो वाटर सिर्फ कोनिकल पार्ट में। ओके, सेकंड पार्ट है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया गया ना, अब रेडियस का रेट ऑफ चेंज में फाइंड करके दिखाता हूँ। रेट ऑफ चेंज का क्वेश्चन है ये, कोई मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन नहीं है, रेट ऑफ चेंज का छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है dv/dt इज इक्वल टू फुल ऑफ वाटर इज ड्रिपिंग आउट। ड्रिपिंग आउट मतलब नेगेटिव, वॉल्यूम कम हो रहा है, -2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और मुझे क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पता करना है, वन r इक्वल टू √2। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम कौन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे रेडियस और हाइट इक्वल है, तो 1/3 पाई आर क्यू हो गया। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dv/dt क्या होगा, π/3 मल्टीप्लाई 3r स्क्वायर dr/dt। d/dt की वैल्यू पुट कर दो, हम सेकेंड पार्ट का आंसर कर रहे हैं, dr/dt मिल जाएगा। सो d/dt क्या था, -2 था, और 3 कैंसिल हो गया, पाई r की वैल्यू है 2√2 होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई dr/dt। सो -2 इज इक्वल टू 8 पाई multiply dr/dt. So dr/dt can be written as -2 divided by 8 pi. This is called -1/4 pi. ठीक है जी, -1/4 pi, और -1/4 पाई क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो रेडियस भी क्या होगा, रेडियस उसका चेंज नेगेटिव होगा, मतलब रेडियस इज डिक्रीजिंग होगा। रेडियस इज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, आप लिख सकते हो रेडियस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, फाइंड द रेट एट विच द वेट सरफेस ऑफ द कोनिकल टैंक
इज डिक्रीजिंग। ओके, वेट सरफेस ऑफ द कोनिकल टैंक, मतलब वेट सरफेस मतलब कर्व सरफेस एरिया। वेट सरफेस मतलब क्या है? कर्व सरफेस एरिया किस रेट से डिक्रीज होगा? कर्व सरफेस एरिया क्या है? पाई आर एल है। तो कर्व सरफेस एरिया किस रेट से डिक्रीज हो रहा है जबकि रेडियस 2√2 है, आपको पता करना है। ओके, तो करते हैं थर्ड पार्ट का आंसर। तो आप देखो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और यहाँ पर आप एल को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आपको पता है कि यहाँ पे एच और आर इक्वल था, तो एरिया हो गया पाई आर मल्टीप्लाई √2r, रूट ओवर 2r स्क्वायर, तो इसको मैं √2r लिख सकता हूँ, √2 को बाहर लिख दो, r लिख दो, तो अल्टीमेटली एरिया हो गया √2 पाई आर स्क्वायर। क्या मिला एरिया? एरिया मिला √2 पाई आर स्क्वायर। अब मैं जब डी ए बाई डी टी पता करूंगा तो डी ए बाई डी टी बनेगा √2 पाई मल्टीप्लाई 2r डी आर बाई डी टी। तो इसमें आपको r भी पुट करना है, डी आर बाई डी टी पुट करना है, तो अल्टीमेटली ये बन गया √2 पाई मल्टीप्लाई 2r। रेडियस कितना था जी? क्वेश्चन लिखा था रेडियस कितना था? 2√2 था। ओके, तो यहाँ पे रेडियस 2√2 हो गया और मल्टीप्लाई 1 पाई 4 पाई, नेगेटिव ले लो माइनस में ले लो, तो 2 जब 4 कैंसिल हो गया, पाई भी कैंसिल हो गया, -1 आ गया आंसर। 2 जब 4 नहीं, एक मिनट, 2 जब 4 कैंसिल हो गया, √2 तो 2 आ गया आंसर, पाई भी कैंसिल, -2, और सरफेस एरिया था ना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड कर लो, -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर हो गया। और इस तरह से इसका और वाले पार्ट का आंसर कर सकते हो, उसमें रेडियस की जगह आपको हाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बोर्ड एग्जाम पेपर। ये लास्ट क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर है। क्वेश्चन बस इतना है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, इक्वेशन ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल। ओके, मतलब इस फंक्शन का ग्राफ दिया गया है a मल्टीप्लाई एक्स प्लस 9 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3, और कहा जा रहा है कि ये ग्राफ y एक्सिस को 0, -1 से पास हो रहा है। किससे पास हो रहा है? 0, -1 से, मतलब 0, -1 इस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये तो यहीं से मिल गया, 0, -1 इस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब आप इस कर्व का इक्वेशन y इक्वल टू ऐसा लिखो, y की जगह -1 और x की जगह पे 0, तो a मल्टीप्लाई 0 9 हो गया, 1 हो गया और -3 हो गया, x की जगह 0 पुट कर दिया, तो -1 इक्वल टू a मल्टीप्लाई -27, तो वी कैन से a इज इक्वल टू 1/27। a की वैल्यू क्या आ गई? 1/27। सो वी गॉट द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। कितना सिंपल था, जस्ट पॉइंट को पुट करना है, क्वेश्चन लिखा था बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है f डबल डैश x एट x इक्वल टू 1 पता करना है। अब जब a की वैल्यू मिल चुकी है तो fx पता कर लो, आप fx पता कर लो पहले, तो fx यहाँ पे हो गया 1/27 x प्लस 9 मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस। अब ये क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हो गया। आप इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करोगे और डबल डेरिवेटिव को में x की जगह पे 1 पुट कर दोगे। ओके, तो डबल डेरिवेटिव प्रोडक्ट टूल से करें क्या? करते हैं प्रोडक्ट टूल से, आप किसी मेथड से कर सकते हो, मैं इसमें प्रोडक्ट टूल लगाता हूँ, बहुत सिंपल आइडिया है। f डैश x इज इक्वल टू 1/27। प्रोडक्ट टूल 3 फंक्शन का कहता था कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव एंड सेकेंड एंड थर्ड फंक्शन एज इट इज। सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव एंड फर्स्ट एंड थर्ड फंक्शन एज इट इज, एंड थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव एंड फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन एज इट इज। ठीक है, अब जब इसको डबल डेरिवेटिव करने जा रहे हो तो बेटर आइडिया ये होगा कि हम पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो आसान होगा डेरिवेटिव करना। तो एक्स स्क्वायर -2x -3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x -27 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस 9।
तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 1/27, 3x², 16 - 2 कितना हो गया 14x, और -27 -3 -30 + 9 -21, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव को पता करना है, एफ डबल डैश एक्स हो गया 1/27 × 6x + 14। अब डबल डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे पता करना है, एफ डबल डैश 1 पता करना है, 1/27 6 + 14 कितना हो गया 20/27। दिस इज द आंसर फॉर द लास्ट पार्ट। तो आपने देखा हमने पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम का पेपर सॉल्व किया आज, और बोर्ड एग्जाम के इस पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो हमसे ना हो सके। ये सारी बातें हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, बहुत इजी पेपर था, बट कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चों को ट्विस्टेड इसलिए लगा क्योंकि पेपर का पूछने का तरीका अलग था, बट पेपर आसान थे। ठीक है जी, तो बोर्ड एग्जाम का ये पूरा पेपर आपने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, डन। देखो, यदि आपको क्लास 12 या किसी भी क्लास 8 से लेकर 12 तक का कोई भी डिटेल वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से? ऑनलाइन मैथ्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, और यहाँ पे आपको हर एक चैप्टर बहुत डिटेल में मिलेगा। और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आगे जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियो आएँ उसका नोटिफिकेशन भी आपको आता रहे।